नमस्कार दोस्तों, नोबल पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अन्य वाले विषय में एक टॉपिक भाषा, लिपि और व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में हर एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा कौन सी है, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार की होती है, उन सभी बातों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं? अगर हम बात करें भाषा की परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं विचार विनिमय का माध्यम भाषा कहलाता है। विचार विनिमय का माध्यम भाषा कहलाता है। दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। दोनों बातें कह सकते हैं, विचार विनिमय का माध्यम या भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव या प्रत्येक पक्षी अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। दूसरी बात आती है कि भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं भावों और विचारों को हम कितने माध्यम से या कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। मुख्य रूप से भाषा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक का अर्थ होता है बोलना, अर्थात जब हम बोलकर भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह हमारी भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है जब हम लिखकर भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। और जब हम संकेत करके या इशारे करके विचारों को प्रकट करते हैं, तो हमारी लिखित भाषा कहलाती है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा जिसमें अपन बोलकर भावों को प्रकट करते हैं, दूसरी लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर भावों को प्रकट करते हैं, और तीसरी सांकेतिक भाषा जिसमें संकेत या इशारों के माध्यम से हम हमारे भावों को प्रकट करते हैं। दूसरी बात आती है भाषा। जब हम बात करें भारत में मुख्य रूप से जो भाषा की प्रकार, हमने बात कर ली कि भाषा 3 प्रकार की, उसके साथ ही भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन बात करें, भाषा एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा, और एक होती है मातृभाषा। राष्ट्रभाषा,
राजभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा पर उसे कह सकते हैं जो किसी प्रदेश या किसी राष्ट्र में बोली जाती है, यानी राष्ट्र या प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरी होती है राजभाषा। राजभाषा अपन उसे कहते हैं जो राजकाज यानी सरकारी कार्य जिस भाषा में होते हैं या राज्य के कार्य जिस भाषा में होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। और तीसरी होती है मातृभाषा। मातृभाषा अपन कह सकते हैं एक बालक जो अपनी माँ या परिवार के सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है, जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा तीन प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा जो प्रदेश में प्रचलित होती है उसके आधार पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा। उसके बाद आता है कि भाषा के अंग कौन कौन से या भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, भाषा का निर्माण किन किन माध्यमों से होता है। भाषा के अंग, यानी भाषा में मुख्य रूप से इनका निर्माण या इन भागों या इन अंगों से निर्मित होता है, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 लगाकर अपन कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि, उसके बाद आता है वर्ण या अक्षर, तीसरा अंग होता है शब्द, चौथा होता है पद और नंबर 5 होता है वाक्य। इन पांचों अंगों से मिलकर किसी भी भाषा का निर्माण होता है। अब बात आती है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसी भी भाषा की, मौखिक भाषा की, अर्थात अपन कह सकते हैं जब तक हम किसी शब्द को बोलते हैं और लिखकर प्रकट नहीं करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और जब हम किसी ध्वनि या मौखिक भाषा की जो छोटी इकाई ध्वनि होती है, जब अपन उसे लिखकर प्रकट करते हैं तो वो वर्ण या अक्षर बन जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अपन कोई वर्ण बोलते हैं जैसे क, जब तक हम उसे नहीं लिखेंगे, बोलेंगे तो वह एक ध्वनि होगी, और जब हम उसे लिखकर प्रकट कर देंगे तो वह वर्ण या अक्षर बन जाती है। वर्ण या अक्षर बन जाती है। उसी प्रकार जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, या अपन कह सकते हैं वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक का अर्थ होता है किसी शब्द का जो निश्चित अर्थ निकले, अर्थात वर्ण मिले और उसका कोई निश्चित अर्थ निकले तो वह शब्द बन जाता है। और जब शब्दों में कारक चिन्ह, शब्दों में कारक चिन्ह का प्रयोग हो या कारक चिन्ह मिले हो तो उसे पद कहा जाता है। और पद मिलकर या अपन कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है।
या जब विभक्ति चिन्ह से युक्त या कारक चिन्हों से युक्त शब्द जब आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वे वाक्य का निर्माण करते हैं और इन्हीं वाक्यों से या इन्हीं वाक्यों के माध्यम से भाषा का निर्माण होता है। उसके बाद आती है एक भाषा। भाषा का एक छोटा रूप भाषा और दूसरी अपन कह सकते हैं एक बोली या उपभाषा। प्रत्येक भाषा की छोटी छोटी उपभाषाएं होती है या उसमें उस क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है तो उसे बोली या उपभाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का छोटा रूप या किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है या बोली को ही अपन कह सकते हैं उपभाषा। भाषा का छोटा रूप बोली या उपभाषा कहलाती है और जो यहाँ अपन कह सकते हैं किसी सीमित क्षेत्र या छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली या उपभाषा कह सकते हैं। इसके बाद अपन भाषा के और कौन कौन से रूप है उनके बारे में भी चर्चा